नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में महा कैंपेन का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आसपास बाजार में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और फिर मथुरा के लिए रवाना हो गए। मथुरा पहुंचने के बाद अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने के बाद अमित शाह ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में मथुरा के सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए वोट मांगने आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा की दिव्यता और भव्यता लौटाना हमारा संकल्प है। समग्र जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र। 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टियों ने जनता के बीच जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। कुछ दिन पहले कैराना के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिजनौर में भी वोट मांगने भाजपा के दिग्गज पहुंचे। गुरुवार को मथुरा पहुंचे अमित शाह ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए घर घर भाजपा के लिए वोट मांगे और फिर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के बाद सीधे नोएडा पहुंचे और यहां भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दादरी जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। सभी नेताओं के साथ भारी संख्या में भाजपा समर्थक भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए अमित शाह ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में पहुंचे हैं। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे थे उस समय लोगों का जमावड़ा भी देखा गया और अमित शाह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पार्टी का अध्यक्ष था, हमने 300 पार का नारा दिया था। ये पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देख कर आया हूं। इस पर हमारे और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी। ये 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दी। वहीं बिजनौर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन होने के कारण हम तीसरी लहर को निष्प्रभावी करने में सफल रहे।
यूपी में 98% वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई। 25 करोड़ डोज प्रदेश में दी गई। बिजनौर में भी करीब 97% डोज उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने देश की और प्रदेश की कोविड-19 प्रबंधन को विस्तार से बताया है। जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे, चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये भी महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है, इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। खबर हापुड़ से है। हापुड़ में आज उप मुख्यमंत्री का 2 विधानसभा सीटों पर प्रोग्राम हुआ, जहां पहुंचकर सबसे पहले धौलाना विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी धर्मेश तोमर के समर्थन में डोर टू डोर वोट मांगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पिलखुआ के धौलाना विधानसभा से उप मुख्यमंत्री हापुड़ पहुंचे। हापुड़ के मनोहर रेजेंसी में कार्यकर्ताओं से वार्ता के बाद चंडी रोड पर चंडी मैया के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडागर्दी, दंगागर्दी, भ्रष्टाचार। और मैं अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और पश्चिम में मैं लोकदल का भी अगर नाम लूं, तो यह चारों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं रोक पाए। इसलिए 2022 के चुनाव में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक 2014, 17 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल यूपी में रहेंगे और कई संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठकें करेंगे। दोपहर में वो शाहजहांपुर के गांधी सभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद वो सदर बाजार में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4:15 बजे फरीदपुर विधानसभा के मोहल्ला बख्तरिया और साहूकारा फरीदपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली में सपा रालोद गठबंधन के कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि देश प्रदेश में जिन्हें भाईचारे से दिक्कत है वही नफरत फैला रहे हैं, लेकिन गठबंधन के कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने इरादे को कायम रखे ताकि देश प्रदेश से किसान, मजदूरों और शोषण और उन्हें कुचलने वाली सरकार को विदा किया जा सके। चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है वो लाठियां दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बैठक करने वाले लोग किसान आंदोलन के समय कहां थे। किसानों के 700 से अधिक परिवार आंदोलन में प्रभावित हुए हैं, कोई उनके आंसू पहचानने तक नहीं आया। आज बीजेपी को किसान और अनुसूचित जाति के लोग याद आ रहे हैं। ये फैसले में आगे बहुत सोच विचार करना नहीं कि मैं कहता हूं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सबको नौकरी मिल जाएगी, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन कम से कम हमारी सरकार में कोई पुलिस वाला अगर लखनऊ में आप बात करके उम्मीद रख के अपनी सरकार से कोई मांग रखने आते हो, कोई आंदोलन करते हो,
लंबे अरसे बाद अपने बूते यानी कि उत्तर प्रदेश के सियासी समर में उतरी कांग्रेस अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल कोविड-19 संक्रमण के चलते रैलियों पर लागू रोक के कारण पार्टी ने डोर टू डोर जनसंपर्क और युवा और व्यापारियों से संवाद का कार्यक्रम तय किया है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शुमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए 2 दिवसीय आगरा दौरे पर रहे। भूपेश बघेल ट्रेन से शुक्रवार यानी कि कल सुबह 6 बजे आगरा पहुंचेंगे। उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा छावनी विधानसभा से दोपहर 11 बजे से होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल आगरा पहुंचेंगे और 2 दिवसीय चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों के नेताओं के धुआंधार दौरे चल रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई स्थानों पर बीजेपी विधायकों और प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी खतौनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोकने का प्रयास भी किया गया। हालांकि समय रहते पुलिस ने भीड़ पर काबू पा लिया। वाल्मीकि समाज के लोग काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी की करनी और कथनी में भी अंतर बताया है। आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, उनकी करनी और कथनी का विरोध हुआ है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने वाल्मीकि समाज को एक जुमला दिया था कि आपके स्थानीय निकाय की नगर पालिका में जितने संविदा सफाई कर्मचारी संविदा में है और ठेका कर्मचारियों को अगर हमारी सरकार आई तो हम उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन आज 2022 का चुनाव आ चुका है, आज तक भी बीजेपी सरकार ने कोई अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी है। और साथों साथ हमारी मनीषा की बहन मनीषा कांड पूरे हिंदुस्तान के सामने है। उसको 2 बजे सनातन धर्म के हिसाब से, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कोई व्यक्ति 7 बजे मर जाता है तो उसकी अर्थी को, उसकी बॉडी को उसके घर में पूरी रात रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना घिनौना चेहरा दिखाकर एक दलित गरीब की बेटी, शोषित की बेटी को रात को 2 बजे पेट्रोल के हवाले कर दिया। चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सूबे के 9 जिलों की 60 सीटों पर 3 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और चौथे चरण की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कलेक्ट्रेट पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 कैमरों में 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कक्ष बनाए गए और चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में चौथे चरण के नामांकन के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ में खासकर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है और 9 कमरे बनाए गए हैं जहां पर 9 विधानसभाओं के लिए यहां पर लोग अपना नामांकन करने आ रहे हैं। जो पर्चा है वो दाखिल करने के लिए यहां से आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, बख्शी तालाब, कैंट, अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उनके लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। और खास बात है कि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक कोविड सेंटर बनाया गया जहां से प्रत्याशी अपनी पहले कोविड की जांच करा रहे हैं, उसके बाद अंदर आके पर्चा और नामांकन के लिए प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल जो ऐसी 2 विधानसभाएं हैं कैंट और सरोजिनी नगर, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ सभी पार्टियों ने अभी तक लखनऊ के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस ने अभी तक 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं, लखनऊ मध्य और लखनऊ पश्चिम। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी लखनऊ के किसी प्रत्याशी पर मोहर लगाई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस 4 दिन की प्रक्रिया में कितनी जल्दी नामांकन शुरू होता है इन पार्टियों के द्वारा। फिलहाल लखनऊ में आज थोड़ा सा माहौल जरूर बदला हुआ है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और बड़े अफसर वो भी लगातार यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज से इस प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो लखनऊ में भी देखने को नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बागी विधायकों ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायकों ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने बाराबंकी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए 6 बार विधायक, एक बार सपा के पूर्व राज्य मंत्री रहे राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे का टिकट काट दिए हैं, जिसकी वजह से सपा को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भैया आप लोग एक तो बाराबंकी में आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के ही लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा पर आज प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कोविड नियमों का पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री के नामांकन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री भी अपने जीत की बात कही। मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने आज अपना नामांकन कराया है और जिस तरीके से 2 बार उन्हें पहले जनता का आशीर्वाद मिला है, उन्हें उम्मीद है कि खटीमा की जनता इस बार भी उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी और वे फिर से खटीमा की जनता की सेवा करेंगे। तो उधम सिंह नगर के खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और कहा कि जिस तरीके से खटीमा के लोगों ने आशीर्वाद दिया है 2 बार, इस बार भी हमें विधायक बनाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे और जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी के डोर टू डोर प्रचार अभियान को धार देंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों, महिला और स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति समाज के लोगों के भी साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। तो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अमित शाह रुद्रप्रयाग में रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवाल ने बताया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास भगवान रुद्रनाथ के दर्शन सबसे पहले करेंगे और इसके बाद डोर टू डोर प्रचार में शामिल होंगे। रुद्रनाथ मंदिर, भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के उपरांत देव दर्शन करेंगे। उसके उपरांत रुद्रप्रयाग बाजार में जो मुख्य बाजार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे और डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेंगे। उसके उपरांत जो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इस सैन्य धाम के रूप में भी इस राज्य को मान्यता है, ऐसे पूर्व सैनिकों के साथ उनका संवाद स्थापित होगा। उसके उपरांत जो उत्तराखंड की आर्थिकी से लेकर उत्तराखंड राज्य के बनाने से लेकर और उत्तराखंड के विकास में जिन बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है, मातृशक्ति, उससे उनका संवाद का स्थापित होने का कार्यक्रम है जो 6 विधानसभा में होगा। इसके बाद जो हमारे अनुसूचित जाति के समाज के प्रबुद्ध जन हैं और जो अनुसूचित जाति के बंधु हैं, उनसे उनका संवाद का कार्यक्रम है। लालकुआं विधानसभा से प्रत्याशी बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज लालकुआं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल की आवास पर जनता से मुलाकात भी की। हरीश रावत कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त है। इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा। इसीलिए उत्तराखंड को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार लाना बेहद जरूरी हो गया है। 28 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में आज 27 जनवरी को देहरादून कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। राजधानी देहरादून की कई विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। वहीं कई सीटों पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव भी में प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे। प्रत्याशी जीत के समीकरण बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं उनको कि आप अपना एक भी नया काम कोई बताए, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो कांग्रेस सरकार ने किए हुए शिलान्यास और उसी पर लोकार्पण कर रहे हैं और आनंद फानंद में 5 साल तक भी उन्होंने उस कार्य को भी पूरा नहीं करा। आगे के लिए भी मैंने एक ब्लूप्रिंट वाला तैयार किया है जो ऑलरेडी जिसका फाउंडेशन पड़ चुका है। तो मेरा तो स्पष्ट कहना है कि आने वाला जो 5 साल है ये धर्मपुर विधानसभा का स्वर्णिम 5 साल होने जा रहा है। 500 करोड़ रुपए की घोषणाएं करने से कुछ नहीं होने वाला है। धरातल पे आज कुछ नहीं है। आज क्या है ये देखा जाएगा, भविष्य में क्या होगा वो तो जो सरकार आएगी वो करेगी।
तो मैं समझता हूं कि आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए लोग तैयार। उत्तराखंड में चुनाव समीकरण को साधने में लगी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट फूट की राजनीति सक्रिय है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि किशोर उपाध्याय की बीजेपी में आने से संगठन को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब किशोर उपाध्याय कांग्रेस में थे तो उस समय उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ऐसे में अब वे बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के साथ तालमेल बिठाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें जनता टीवी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।